बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और थंबनेल में भी आपने देख लिया होगा। और स्टोरी यही है कि क्या नवाज़ शरीफ साहब की चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने की राहें हमवार हो रही हैं। ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। ये मैं कुछ मालूमात की बुनियाद पे कह रहा हूँ, मैं आपके साथ ये शेयर करता हूँ सारी चीज़ें। लेकिन उससे पहले मैंने आपके साथ कुछ 2-3 क्लिप्स शेयर करने हैं। ये इतने अहम क्लिप्स हैं और इतने इम्पॉर्टेंट और यूनिक क्लिप्स हैं। गुजरात को चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने डिवीज़न बना दिया। अच्छा, ये एक इंतज़ामी फ़ैसला है और मैं कहता हूँ अच्छा हुआ है, अवाम की सहूलत हो जाएगी। उन्होंने अपनी सहूलत के लिए बनाया और अपने वोटों के लिए और सारा कुछ, लेकिन अवाम की सहूलत हो जाएगी। 3 अज़ला उसमें शामिल हो गए। बेसिकली गुजरावाला बड़ा डिवीज़न था तो उसको तकसीम किया गया है। तो गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, हाफिज़ाबाद, इसको अलग करके एक डिवीज़न, अब ये ग़ालिबन 10वां डिवीज़न है पंजाब का, जहाँ पर 36 अज़ला हैं और 10 डिवीज़न हो गए। तो अब जनाब जो है ना, मैं आपको एक माजी का क्लिप सुनवाना चाहता हूँ उस्मान डार साहब का। ये ज़रा क्लिप सुने, उसके बाद मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, मेरे पास अब बोलने को बहुत कुछ है। आगे आपको क्लिप्स भी सुनाने हैं और उस बड़ी स्टोरी पर भी आना है। ये सुन ले ज़रा उस्मान डार साहब क्या कह रहे हैं। सोशल मीडिया में बड़ा वायरल हुआ है गुजरात डिवीजन बनने का। देखिए, मैं समझता हूँ गुजरात डिवीजन का ये जो आ रहा है कि गुजरात डिवीजन बन रहा है सोशल मीडिया पे, ये मुझे तो बज़ाहिर रूमर्स लग रही हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि सियालकोट डिस्ट्रिक्ट की बेपनाह खिदमात हैं। $2.5 बिलियन की एक्सपोर्ट है। मुट्ठी भर लोग सियालकोट के इस हद तक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इलामा इकबाल का ये शहर है। और अगर किसी सतह पे भी सियालकोट को डिवीजन बनाने से नजरअंदाज किया गया, अगर इस बात में सदाकत हुई, तो मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से कह रहा हूँ कि ओवर माई डेड बॉडी बनेगा उस्मान डार की। अगर कोई और डिस्ट्रिक्ट बनने जाएगा, हम इंशाअल्लाह ताला सियालकोट को डिवीजन बनाएंगे जब भी बनने जाएगा। उस्मान डार साहब से पूछा गया कि ये कुछ अर्सा पहले की वीडियो है। उस्मान डार साहब से पूछा गया कि रूमर्स हैं, अफवाहें हैं कि गुजरात को डिवीज़न बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा जी सियालकोट की बड़ी खिदमात हैं, अगर सियालकोट के अलावा किसी भी ज़िले को डिवीज़न बनाया गया तो ये मैं आपको बता दूं ओवर माई डेड बॉडी, यानी मेरी लाश पे बनाया जाएगा। बस मैंने पूछना इतना है, उस्मान डार साहब गुजरात डिवीज़न बन गया है, आप ज़िंदा हैं ना? अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, लंबी ज़िंदगी दे, मैं तो यही कहूँगा। अब दूसरी बात, कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ सहाफ़ी और कुछ बाकी तबका ये शहबाज गिल साहब की बीमारी का मजाक उड़ा रहे हैं। भाई हम बिल्कुल नहीं मजाक उड़ा रहे हैं। अगर वो वाकई बीमार हैं, उनका अल्लाह ताला उनको शिफा याब करे, ऐसे हम बिल्कुल नहीं मजाक उड़ा रहे। और ना ही हमने तो ये कहा कि वो बात, ये मसला ये होता है कि वो हमने देखा कि जी उधर एक दांतों वाला डॉक्टर भी मौजूद था। तो फिर बाद में लोगों ने सवाल किया, भाई यार ये दांतों वाला डॉक्टर, डेंटिस्ट किधर आया हुआ है पीम्स में? और कह रहे हैं कि शहबाज गिल को तो सांस की बीमारी है और ये डेंटिस्ट क्या कर रहा है? तो बाद में पता चला वो डेंटिस्ट वैसे ही, अब वो एक यूथिया है और वो यूथिया को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दी गई थी। और यूथिया तो वो इंसाफ डॉक्टर्स फोरम का कोई जनरल सेक्रेटरी है कि पता नहीं कौन है, उनको कोई अहदेदार है। तो फिर यहाँ पे ये जब होगा तो फिर तो बातें होंगी ना जनाब, कि उनको सांस की प्रॉब्लम है और यूथिया डेंटिस्ट पहुँच गया वहाँ पे। लेकिन खैर, उनका मजाक किसी ने नहीं उड़ाया और उड़ाना भी नहीं चाहिए था और नहीं चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ भाई मेरे, कि मजाक कैसे उड़ाया जाता है। ये आप खुद शहबाज गिल साहब के उस वीडियो में देख लें कि जब यहाँ पर नवाज शरीफ साहब बीमार थे, उनके प्लेटलेट्स कम हो रहे थे। मैं यहाँ ये भी बताता चलूँ कि यूथी कहते हैं उनके प्लेटलेट्स बड़े कम हो गए थे। भाई वो नवाज शरीफ ने नहीं बताया था। उस वक़्त भी पंजाब में उस्मान बुज़दार की हुकूमत थी और उस वक़्त भी यास्मीन राशिद साहबा वज़ीर सेहत थी। उस वक़्त यही राजा बशारत और यास्मीन राशिद यही आके हमें बताते थे कि नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स इतने कम हो गए हैं। और आपने अगर गालियां देनी भी है ना यूथिए, तो उनको गालियां दो, ठीक है ना। और उस वक़्त वो डॉक्टर शमसी, अल्लाह बख्शे, वो ताहिर शमसी, वो जो कराची वाले आए थे, उस वक़्त उनसे बाद में किसी ने पूछा कि जी ये तो लोग कहते हैं कि आप लोग झूठ बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर ये लोग कहते हैं ना कि झूठ बोल रहे थे और नवाज शरीफ की बीमारी नहीं थी, तो ये मुझे सुप्रीम कोर्ट ले जाएं, मैं इनको एक एक को बताऊंगा कि किस तरीके
कि फिर ये चैलेंज कर लें, मुझे अदालत ले जाएं, मैं इनकी ऐसी की तैसी करूँगा। ये डॉक्टर ताहिर शमसी के अल्फाज थे। तो किस तरह से मजाक उड़ाया जाता है किसी की बीमारी का, ये ज़रा आप सुन लें, फिर आपको समझ आ जाएगी। ये खुद सुन लें। कोई बीमारी है ना जिसकी बेसिस पे आप लोगों ने बाइट भेजा था, जो औरतों को होती है बीमारी, और मैं तो तब भी चीखता था कि अभी आई है रिपोर्ट ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम। हाँ, वो डॉक्टर ने लिखा है कि वो बीमारी जो है वो इनको है। असल में डॉक्टर साहब, मैंने तो उस दिन का कह रहा हूँ, लोग मजाक में उड़ा देते हैं। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इनका दिल टूटा हुआ है, इन्हें दिल लगी करने की जरूरत है, इनको शादी करने की जरूरत है। वो पूरी रिपोर्ट अगर पढ़ें तो वो पूरा एक शादी के लिए केस बनाया हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि अब इस रिपोर्ट की बेस के ऊपर शादी की जाएगी और फिर यहाँ पर बताया, हालांकि उनका हक है शादी करना, अल्लाह उनको मुबारक करे। यहाँ कहा जाएगा ये डॉक्टर के कहने के ऊपर, जैसे डॉक्टर के कहने पे ये सारे काम करते हैं ना, इसका भी पूछेंगे अगर ये जो सारी दास्तान है तो ये किसी न किसी, ये मजाक उड़ाया जाता है साहब। ये होता है मजाक कि डॉक्टर ने जो नवाज शरीफ की बीमारी लिखी है, इनको दिल लगी करने की ज़रूरत है, इनको शादी करने की ज़रूरत है। ये शहबाज गिल साहब फरमा रहे हैं किस तरीके का सार्कास्टिक रिमार्क्स हैं, किस तरीके के मज़ाहिया तंज़िया रिमार्क्स हैं किसी की बीमारी पर। यह मजाक होता है। और वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब इस बीमारी को बुनियाद बना के, डॉक्टर की इस रिपोर्ट को बुनियाद बना के वो और शादी कर लेंगे। ये पूरा शादी का केस बनाया गया है। ये होता है मजाक। अब यूथियों को समझ आ गई मजाक क्या होता है। भाई मजाक ये होता है कि कुलसूम नवाज साहबा वहाँ बीमार थी, यहाँ यूथिये सारे बेशरम यूथिये बकवास कर रहे थे, और जो सहाफ़ी भी ये यूथिये सहाफ़ी थे, जो सहाफ़ती यूथिये थे या सियासी यूथिये थे, वो सारे के सारे कह रहे थे ये ड्रामाबाजी हो रही है। वो कह रहे थे ये हार्ले स्ट्रीट में हार्ले क्लिनिक नवाज शरीफ ने ख़रीद लिया है। वो आमिर लियाकत साहब जो अल्लाह बख्शे फौत हो गए, वो भी बहुत गलत बातें कर रहे थे। अब जो बंदा मर गया उसके बारे में बंदा क्या कहे, ठीक है। और ये सारे के सारे इमरान इस्माइल कोई भी हो, अब मैं किस का नाम लूँ, बहुत बुरी तरीके से तनकीद कर रहे थे। बंदे को मरना पड़ा। मैं आपको कहता हूँ कि बेगम कुलसूम नवाज साहबा को मरना पड़ा ये यकीन दिलाने के लिए कि जी मैं वाकई बीमार थी। उसकी बीमारी को उसका शौहर और उसकी बेटी रो रो के अलविदा करने के लिए आखिरी वक्त में खड़े हैं और जवाब नहीं दे रही। उनकी इतनी क्रिटिकल हालत है। वो उनको आवाज़ दे रहे हैं कि कुलसूम बाऊजी, यानी उनको अपने घर में जिनका हर किसी का प्यार से पुकारते हैं ना शरीके हयात एक दूसरे को, तो वो बाऊजी कहती होंगी। तो उन्होंने कहा कुलसूम बाऊजी आपको बुला रहा है, नवाज शरीफ आपको बुला रहा है। कोई जवाब नहीं। साथ हम देख रहे थे उनकी बेटी मरियम नवाज, वो रो रही थी, यानी वालिद वालदा को आवाज़ दे रहा है और वो बेटी रो रही हैं और वो कोई आवाज़ नहीं दे रही और ये मजाक उड़ा रहे हैं। भाईजान ये मजाक उड़ाना होता है, ये मजाक उड़ाना होता है। उसके बाद हमें पता चला कि वो फौत हो गई और वो उस वक़्त वो जेल में थे। वो जेल में थे तो जेल में उनकी बात नहीं करवाई जाती थी। ये मजाक उड़ाना होता है किसी बीमारी का। किसी की बीमारी का मजाक अब तो उड़े ही कुछ नहीं। आप तो 2-3 घंटों में लंबे हो गए। यहाँ तो 90 रोज़ का रिमांड था। यहाँ तो लोगों के साथ क्या क्या हुआ है, अभी से आप चीखने लग गए हैं। अब तो बड़ी दूर मंजिल है भाई, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। क्या तमाशा है, क्या मसला है? आपको दास्तानें बताएं ना तो मेरा ख्याल है आप यकीन करें इस पर एक किताब लिखी जाएगी। नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि जब उनको इस तरह की मायूसी हुई, ये वहाँ नहीं बताया गया था कुलसूम नवाज साहबा को। वो मर्ज़ ही ऐसी थी, कभी होश आ जाता है, कभी बंदा बेहोश हो जाता है। इस तरीके का मर्ज़ था। उनको पता चला वो चले गए हैं पाकिस्तान, तो उनको ये नहीं बताया गया भाई उनको वहाँ जेल हो गई है। वो फौरी तौर पे यहाँ से जाते ही जेल में चले गए हैं। वो कहते हैं मुझे फ़ोन क्यों नहीं करते, वो जाहिर है। और फिर वो कहते हैं कि इससे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम हो सकती है या क्या मसरूफियत हो सकती है कि मैं इतनी ज़्यादा बीमार हूँ, ना मुझसे मरियम मिल रही हैं ना मुझसे मियाँ साहब मिल रहे हैं। वो कहती हैं मियाँ साहब जाके जेल के सुपरिटेंडेंट को मिन्नतें करते हैं। वो कहते हैं जी वो नहीं, वो फ़लाँ मिनट इस महीने के पूरे हो गए हैं, मैं नहीं बात करवा सकता। फिर जेल के एसपी से मिलते हैं, उनसे कहते हैं, वो भी कहते हैं जी सॉरी मैं नहीं बात करवा सकता, मुझे इजाज़त नहीं है।
इसी दौरान उसकी बात नहीं करवाई जाती, उसी रोज़ या उससे अगले रोज़ उनकी शरीक हयात इंतकाल कर जाती हैं। ये होता है किसी की बीमारी का मजाक उड़ाना, ये होता है किसी को किस तरीके से इंतकाम का निशाना बनाना। आपके साथ हुआ क्या है अभी तक? आपके साथ तो हुआ ही कुछ नहीं, आप तो मज़े में हैं, आप तो प्रोटोकॉल ले रहे हैं, आपके तो आगे पीछे 35 गाड़ियां हैं, आपके लिए तो अब जाने के बाद भी रूट लग रहा है, आप तो आज भी मज़े से हैं। आपके साथ हुआ क्या है? अभी पार्टी शुरू हुई है, अभी थोड़ा सा रुकें। ये बात आखिरी एक मैं जो है ना आपको उस बड़ी वाली स्टोरी पे आऊँगा, और वो बड़ी वाली स्टोरी ये है कि क्या नवाज शरीफ साहब के लिए राहें हमवार हो रही हैं? क्या नवाज शरीफ साहब चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने के लिए उसके रास्ते हमवार हो रहे हैं? बहुत सारे लोग कह रहे हैं, ख़ुद इमरान खान साहब कह रहे हैं कि सितंबर में, हालांकि मैंने तो पता किया तो मुझे नहीं जवाब मिला, कि क्लियर कट जवाब नहीं मिला कि वो सितंबर में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, लेकिन खान साहब को लगता है कन्फर्म है। खान साहब को पक्का पता है कि उनको लाया जा रहा है। अच्छा, खान साहब ये भी कहते हैं कि फिर ये मुझे नाअहल करके तो फिर यूं कहा जाएगा कि सबकी नाअहली फिर ख़त्म करो। लेकिन आज जो जंग न्यूज़ में भी जो स्टोरी आई है उसके मुताबिक जो नवाज शरीफ साहब को ताहयात नाअहल कर दिया गया वो ये है कि उसकी एक कानून साजी की जा रही है अगले इजलास में या उससे अगले इजलास में। इतलात यही हैं कि उस जो ताहयात नाअहली है ना उसको 5 साल की नाअहली पे ख़त्म किया जाए। अब जब उसको ताहयात वाली को 5 साल की नाअहली पे लाएंगे तो 5 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, मियाँ साहब ऑलरेडी बहाल हो जाएंगे, उनकी कम से कम वो नाअहली वाली बात नहीं होगी। उसके बाद उन पे केसेस होंगे, ये एवन फील्ड वो तो बहुत ही कमज़ोर बहुत केस है। एक केस में वो ऑलरेडी बरी हो चुके हैं, और जो दूसरा केस है वो उससे भी ज़्यादा कमज़ोर है, क्योंकि अल्लाह बख्शे जज अरशद मलिक को उसके बारे में वो बहुत कुछ कह चुके हैं। उसमें वो मिसालें हैं कुछ, मैं आपको बताऊं, और वो मिसालें ये हैं कि एक जो ऑडियो कॉल की बात करते हैं कि शहबाज शरीफ साहब के साथ जस्टिस मलिक क़य्यूम साहब की जो ऑडियो कॉल थी, मुबैना ऑडियो कॉल, उसकी बुनियाद पर ऑडियो कॉल थी, सिर्फ ऑडियो कॉल, कि जी उनको सज़ा दे दें बेनज़ीर साहबा को और आसिफ अली ज़रदारी साहब को, ठीक है, और फिर उसके बाद उनको सज़ा मिली भी सही। उस ऑडियो कॉल की बुनियाद पर उन्होंने अप्लाई किया और अपील में बेनज़ीर साहबा को और आसिफ अली ज़रदारी साहब को रिलीफ मिल गया था उस ऑडियो कॉल की बदौलत। ये तो ऑडियो कॉल थी, और ये उस जज की वीडियो आ चुकी है, अरशद मलिक की, उस जज की वीडियो आ चुकी है, उस जज का बयान हल्फी आ चुका है, उस बयान हल्फी में भी उन्होंने भांड मारे हैं। वो जज मरने से पहले इसी केस में टर्मिनेट हो गया, सस्पेंड नहीं हुआ, टर्मिनेट हो गया, उसको नौकरी से हटा दिया गया हाई कोर्ट ने। पूरी इंक्वायरी हुई, उस इंक्वायरी में वो मुजरिम साबित हो गया और वो जज अल्लाह को प्यारा हो गया। वो पूरे का पूरा वो जज उड़ गया, वो सारी की सारी वीडियो आ गई, लेकिन अभी तक नवाज शरीफ के केसेस मौजूद हैं उसी तरह से। ये भी बड़ा अनोखा केस है। तो अब कहा जा रहा है कि इस केस को, अच्छा, इसमें वो आई थिंक के रूपा एक्ट है ना, जिसके बुनियाद पे उनको वो किया गया। एक तो आर्टिकल 62(1)(f) है, और दूसरा रूपा एक्ट की भी जो है ना वो है अपना क्या कहते हैं, उसके साथ एक कोई शिक्के हैं, ठीक, उनको भी तब्दील करना है। और जो ताहयात वाली बात है उसके लिए वो कहते हैं कि जो कानून को अगर आप तब्दील करते हैं उसके लिए आपको कोई इतनी मेजॉरिटी नहीं चाहिए, और अगर आइन के लिए चाहिए तो अगर इस हाउस में 2/3 नहीं है तो दोनों को कंबाइंड सेशन बुला लिया जाए तो उसमें हो जाती है, और अगर उसमें हो जाती है तो अगर कोई आइन में अमेंडमेंट करनी पड़ती। तो बहरहाल ये अंडर कंसिडरेशन है कि अब देखना ये है कि ये अगले सेशन में होता है या उससे अगले में। ये जो स्टोरी आई है मैं आपको बता दूं, इस वजह से बहुत सारी जगहों पर इस्तराब है। साथ ही मैं आपको बताऊं, आपने कुछ नोट किया होगा, कुछ कौमी यूथ के लोग, यूथियों को ये पूरा प्लांटेड एजेंडा और प्रोपेगेंडा दिया गया है कि आप फैलाओ इसको, कि भाई नवाज शरीफ खुद से नहीं वापस आ रहे, नवाज शरीफ को बरतानिया निकाल रहा है,
ये खुद छोटे मोटे यूथिये नहीं, बहुत बड़े यूथिये ये बातें कर रहे हैं। ठीक हो गया ना। ये मैं देख रहा था, एक ज़फ़र हिलाली साहब हैं, मेरे हमनाम हैं, वो भी इस तरह की बातें कर रहे हैं। बाकी भी बहुत सारे यूथिये इस तरह, मैंने कहा ना, कोई सहाफ़ी हो बड़ा, कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई PhD हो, आप यकीन कीजिए, मैं माज़रत के साथ कहूँगा, नाराज़ नहीं होना, यूथिया एक अनपढ़ हो, 5वीं फेल हो, एक रेढ़ी वाला हो, एक फुटपाथ पे बैठने वाला हो, या यूथिया PhD हो, अगर उसके साथ लफ्ज़ यूथिया है तो बराबर का जाहिल होगा। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है ना। उन्होंने ये चलाना शुरू कर दिया, हालांकि ये बहुत अर्सा पहले की बात है, इस पर मैं बहुत डिटेल्ड वीडियो कर चुका हूँ। नवाज शरीफ चाहें तो अभी भी उसको अपना, क्योंकि पूरा लंदन का जो सिस्टम है, बरतानिया का जो कानून है, उनके बहुत सारे लॉयर से मैंने खुद बात की थी और उस पर मैंने वीडियो भी की थी, वीडियो मौजूद है। वो कह के चाहें तो अभी भी ना करते, सिर्फ केस को ख़त्म होते हुए, रिलीफ नहीं, रिलीफ तो उनको मिले तो वो बहुत लंबा रह सकते हैं ना, लेकिन सिर्फ केस की अपीलों पर जाते हुए भी 1.5 से 2 साल नवाज शरीफ अब भी रह सकते हैं। ठीक है ना। अब ये नहीं कि एक जगह पे कहीं पे अपील उनकी खारिज हुई तो वो इसका मतलब है कल वो घर आ जाएंगे, नहीं, उससे अगली, तो वो 1.5 से 2 साल मज़ीद भी रह सकते हैं। लेकिन अभी यूथियों को एक रटा रटाया सबक दिया गया है कि आप ये पोस्टिंग करो और आप ये हर जगह फैलाओ कि भाई नवाज शरीफ खुद नहीं आ रहे, उनको बरतानिया निकाल रहा है, ताकि ये पता चले कि भाई वो खुद नहीं आ रहे, उनको एक और एजेंडा हो ना, एक और उनके सामने, उनके हाथ में एक प्लांटेड एजेंडा हो। तो वो यूथियों के पोस्टरों से भी समझ आ रही है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हो रहा है। अब इस पे क्या क्या डेवलपमेंट होती है, कुछ मैं और भी आपके साथ शेयर करूंगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।